Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Professor Amina Ahmed और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 पे। स्टूडेंट्स, तालीम को सिर्फ हासिल करना ही ज़रूरी नहीं है, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम एजुकेशन को हासिल कर कर उस पर अमल नहीं करते, हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से नहीं गुजार सकते। तो इस वादे के साथ कि आप सब तालीम को ना सिर्फ हासिल करेंगे बल्कि उस पर अमल भी करेंगे और सही मानों में अपनी एक पहचान बनाएंगे, हम इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक डिस्कस आपके साथ करूंगी वो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पाकिस्तान बनने के लिए एक बहुत अहमियत के हामिल हैं। हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान की, जो काबीना मिशन प्लान के नाम से जाना जाता है, और इसके साथ जो अबूरी हुकूमत का क़याम हुआ था यानी इंटरिम गवर्नमेंट 1946। इन दोनों बातों के बारे में जानने के लिए जो है वो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरिम गवर्नमेंट की। इंटरिम गवर्नमेंट की बात करने से पहले काबीना मिशन प्लान बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में जो है वो हम चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान की। काबीना मिशन प्लान, क्यों इसे कहा जाता है काबीना मिशन प्लान? काबीना मिशन प्लान के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये काबीना से रेलेवेंट है, यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट में जो कैबिनेट थी उसके मिनिस्टर्स यहाँ आए एक प्रपोजल लेके, इसलिए इस प्रपोजल प्लान को कैबिनेट प्लान के नाम से जो है वो हिस्ट्री में हम जानते हैं। स्टूडेंट्स, कैबिनेट मिशन प्लान में हम इसके बैकग्राउंड की तरफ पहले थोड़ा चलते हैं। तो हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जो लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है, जब लाहौर रेजोल्यूशन पास की गई तो उसके 2 साल बाद क्रिप्स अपना प्रपोजल लेके आया, स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स के प्रपोजल लाने के बाद कि हम सब कॉन्टिनेंट को डोमिनियन बना देंगे, स्टूडेंट्स कायद-ए-आज़म ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, और एक्सेप्ट ना करने के बाद मेन रीज़न क्या हुआ कि क्रिप्स वापस चला गया और ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। कांग्रेस का मानना ये था उस दौरान, क्योंकि बरतानवी हार रहे थे जंग में, आप सब जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी और जापानीज जीत रहे थे और ब्रिटिशर्स हार रहे थे। इस वजह से कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत थी और ये पक्का इरादा बना चुकी थी कि किसी भी सूरत में हम इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, कायद-ए-आज़म का ये मानना था कि अगर तो इस प्लान में बात की जाएगी कि हम सेपरेट स्टेट की बात करते हैं तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं की जाएगी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दोनों का वाज़िया तौर पर जो है अपने अपने बयानात हमारे सामने थे। तो इसी बिना पर क्रिप्स के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद थोड़े अरसे बाद 45 में जो नया लॉर्ड आया, लॉर्ड वेवल ने शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से, कांग्रेस से और दूसरी जमातों से जो है नुमाइंदों को बुलाया गया। वहाँ वेवल ने एक अपना प्लान डिस्कस किया जिसमें उसने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देने की बात की, लेकिन वहाँ भी क्या हुआ कि प्लान रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसी तरह से क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो चुकी थी और बरतानिया में एक नई पार्टी जो है वो वजूद में आ चुकी थी, क्योंकि बरतानिया में जो इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस के बाद उनका प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया था। अब जो है लॉर्ड इटले जो है यहाँ मौजूद थे, तो उनकी पॉलिसीज़ भी चेंज होनी थी, उनका सब कॉन्टिनेंट को डील करने का तरीका भी चेंज होना था। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर उन्होंने जो है वो अपना एक कैबिनेट बनाया और वो 3 मिनिस्टर्स पर जो है वो बेस करता था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पेपर्स में आता है कि कैबिनेट मिशन के मिनिस्टर्स के नाम बताएं। तो वो 3 मिनिस्टर्स में एक तो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये उस टाइम पे, वो जो टाइम ड्यूरेशन था, टेन्योर था, उस टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड थे, बरतानिया में प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड थे। तो स्टेफर्ड क्रिप्स, उसके बाद आ जाते हैं पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, इन्हें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नाम से जाना जाता था। ये सब कॉन्टिनेंट के और बर्मा के, यानी बरे सगीर के और बर्मा के जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे
बरतानिया की जानिब से, और तीसरे एवी अलेक्जेंडर। अच्छा बच्चों, एवी अलेक्जेंडर को काफ़ी जगहों पर ईवी अलेक्जेंडर लिखा हुआ है, तो ये एवी अलेक्जेंडर है। एवी अलेक्जेंडर जो है वो पॉलिटिकल हेड थे रॉयल नेवी के, नेवल फोर्स के। तो इस तरह ये तीनों कैबिनेट के बाशऊर लोग जिनका कांग्रेस के साथ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, इनमें से स्पेशली स्टीफर्ड क्रिप्स का, तो ये जब आते हैं एक नया प्रपोजल लेके, जैसे कैबिनेट प्रपोजल के नाम से जाना जाता है, काबीना मिशन प्लान, तो बच्चों आप लोग एक बात तो क्लियर कर लें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले से ही अपना माइंडसेट कर चुकी है कि ये जो भी प्लान लेके आएंगे हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कौन कौन प्लान लेके आया है? सर स्टीफर्ड क्रिप्स लेके आए हैं प्लान, पैथिक लॉरेंस लेके आए हैं, और एवी अलेक्जेंडर। तो ये इस तरह से इनका हुआ। अब इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मेंबर्स ने जो है वो मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ जो है वो अपने डायलॉग्स किए। मुस्लिम लीग से भी डायलॉग्स किए और कांग्रेस से भी डायलॉग्स किए। डायलॉग्स करने का मकसद ये था कि वो मनाना चाह रहे थे कि किसी तरह से हम राज़ी कर लें कि बरे सगीर के टुकड़े ना किए जाएं और कोई ना कोई दरमियानी हल निकाल लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे भी ये चाहती थी कि हिंद के टुकड़े ना हो। तो उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से कांग्रेस को राज़ी कर लिया जाए कि मुस्लिम लीग की बात जो है वो हम कुछ मान लें। तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डायलॉग्स किए। तो वो डायलॉग्स का ऐसा हल तो नहीं निकला, लेकिन फिर ये फाइनल हुआ कि अगर काबीना मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर हम बनाएंगे एक इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर काबीना मिशन प्लान को कोई मेजॉरिटी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती तो उसे इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हिस्सेदार नहीं बनेगी। तो शर्त क्या है कि जो काबीना मिशन प्लान है इसे मंजूर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं बोर्ड नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे लिए कौन सा काबीना प्लान लेके आए हैं। तो बोर्ड नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं कैबिनेट प्रपोजल की तरफ। यहाँ मैं आपसे 5 प्रपोजल डिस्कस करूंगी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स लेके आए थे, जिसमें से प्रपोजल नंबर 1 था कि इंडिया को यूनियन बना दिया जाएगा, यानी इंडियन यूनियन। अब आप कहेंगे यूनियन क्या है? बेसिकली यहाँ ये एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स 2 हिस्सों में इसे डिवाइड किया जाएगा, यानी सूबों में और रियासतों में। एक वफाक बनाया जाएगा, फेडरल सिस्टम बनाया जाएगा। अब इसे बहुत आसान कर लो, यानी पूरे बड़े सगीर को एक वफाक डील करेगा, ठीक है। वफाक सूबे और रियासतों पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा सूबाई ग्रुप्स बनाए जाएंगे, यानी हर सूबे के ग्रुप्स बनाए जाएंगे। ABC 3 ग्रुप होंगे और वो ग्रुप्स को आगे फर्दर प्रोविंसेस डील करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि एक वफाक बनाया जाएगा। वफाक के पास ये 3 मेजर पावर्स होंगी, डिफेंस की, फॉरेन अफेयर्स की और कम्युनिकेशन की, ठीक है। वफाक बनाया जाएगा, वफाक के पास ये 3 पावर्स होगी। इनके अलावा जितनी पावर्स हैं वो सब किसके पास होंगी? प्रोविंसेस के पास होंगी। लेकिन जो वफाक है वो टैक्सेस को रिसीव करेगा, उसके अलावा सारे अपना काम खुद करेंगे। तो ये एक इनका मेन एजेंडा था, जो मेन पॉइंट, यानी इंडिया को एक यूनियन की शक्ल में बनाया गया, एक यूनियन बना देगी। काम के लिए यूनियन मेथड बनाया गया। यूनियन मेथड के अंदर एक वफाक होगा, उसके अलावा रियासतें और सूबे होंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारे सामने है ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस, यानी सूबों को ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। इसके लिए 3 ग्रुप्स बनाए गए बच्चों, ग्रुप ABC, यानी पूरे बड़े सगीर को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इसे आसानी के लिए आप इस साइड पे जो मैप है मैं आपको वो दिखा रही हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के 3 पार्ट्स हो गए हैं, A, B और C। स्टूडेंट्स, जो A पार्ट है वो सेंटर पार्ट है, यानी हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस। हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस को ग्रुप A का हिस्सा बनाया गया, जैसा कि आप देख सकते हो बॉम्बे, मद्रास, यूपी, सीपी और उड़ीसा इसमें शामिल थे। ग्रुप B जो आपको वेस्टर्न साइड पे नजर आ रहा है, एरो आपको दिखा रहा है, ग्रुप B का हिस्सा है पंजाब, NWFP जो KPK है और सिंध। यहाँ मैंने बलोचिस्तान का नाम बीच में नहीं लिखा क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के दौरान बलोचिस्तान सूबा नहीं था। तो बच्चों, जो मौजूदा पाकिस्तान है वो ग्रुप B का हिस्सा था। ग्रुप C में था बंगाल और असम, यानी जो मौजूदा बांग्लादेश है, जो आपको ईस्टर्न साइड पे नजर आ रहा है एरो में,
एरो वाली साइड पे वो ग्रुप सी का हिस्सा था। तो इस तरह से ग्रुप ए बी सी 3 ग्रुप्स में बनाया गया। अब बताया गया कि पावर्स को कैसे डिफाइंड किया गया, कि सेंटर और प्रोविंसेस की पावर्स को तो बता दिया गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि सेंटर के पास 3 बड़ी पावर्स होंगी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, और इसके अलावा टैक्स वसूली भी कौन करेगा, सेंटर, और बाकी के तमाम जो पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के पास होंगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप्स की पावर्स के बारे में अभी भी एक्सप्लेन नहीं किया, ग्रुप्स बना दिए पर ग्रुप्स की पावर्स को एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ कहते हैं कि मरकजी कानून साज काबीना जो है वो सूबों की रियासतों की नशिस्तों का दारोमदार आबादी पर होगा, यानी जिस सूबे की जितनी आबादी होगी उतनी ज़्यादा ही उसे सीट्स मिलेंगी, और जितनी कम आबादी होगी उतनी कम सीट्स मिलेंगी। तो ये जो है हमारे 2 पॉइंट्स है, यानी इंडियन यूनियन बनाना और ग्रुप डिवीजन। अब चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 3 की तरफ, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ अब बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी दस्तूर साज असेंबली। मैं आपको बता चुकी हूँ दस्तूर किसे कहते हैं। अब दस्तूर बनाने की बात हुई कि दस्तूर बनेगा कैसे। तो दस्तूर बनाने के लिए जो असेंबली बननी थी उसके लिए बताया गया कि जो मेंबर ऑफ प्रोविंसेस हैं वो इलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए असेंबली बनेगी वो कौन बनाएगा, ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस। एमएनए जो प्रोविंसेस के हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हैं प्रोविंसेस के, वो बेसिकली सिलेक्शन करेंगे सेंटर की असेंबली के लिए लोगों का, ठीक है। और वो तमाम के तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब कॉन्टिनेंट से होंगे। अब एक बात अपने माइंड में रखें कि जो प्रोविंशियल लोग हैं, जो सूबे के लोग हैं, वो मरकजी असेंबली को बना रहे हैं, और उन तमाम लोगों का ताल्लुक सब कॉन्टिनेंट से होगा, बरतानवी कोई भी नहीं होगा। और जैसे ही ये सब मेंबर्स सिलेक्ट हो जाएंगे, फौरन एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, यानी अबूरी हुकूमत, जो आइन बनाने का काम करेगी। आइन कैसे बनता है ये हम आगे आने वाले जो है चैप्टर में आपसे पूरा डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 में कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, तब आपके जो भी कंसेप्ट हैं कि ये आइन क्या है, आइन बनता कैसे है, और इसमें पाकिस्तान का आइन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अभी के लिए यानी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का चार्ट जिस पे सब कॉन्टिनेंट ने बेस करना था, जिस पे सब कॉन्टिनेंट ने चलना था, अब उसे बनाने की बात है। मैं थोड़ा सा आपको दोबारा रिवाइज करवा दूं कि सेंटर जो है, सेंटर में जो सिलेक्शन होनी है असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली की, बेसिकली वो प्रोविंसेस के मेंबर्स करेंगे, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज करेंगे। वो तमाम के तमाम जो है मरकज़ में एक असेंबली बनाएंगे। वो असेंबली क्या काम करेगी, अबूरी हुकूमत बनाने के लिए फ़ौरन से, और फिर उसमें उस हुकूमत के थ्रू बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो एक पूरी चेन थी। अच्छा, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा उसके बाद अगर प्रोविंस का कोई भी जो है वो कोई भी प्रोविंस चाहे तो वो अपने ग्रुप को चेंज कर सकता है। लाइक ग्रुप ए बी सी में से कोई भी प्रोविंस चाहे वो अपने ग्रुप को चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। तो ये तो था पॉइंट नंबर 3, यानी दस्तूरसाज असेंबली। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेपरेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ इंडियन यूनियन से अलहदगी की बात की गई है। एनी ग्रुप विल बी एबल टू मेंटेन देयर सोवरेनिटी आफ्टर 10 ईयर। इसमें साफ साफ कहा गया कि अगर कोई भी ग्रुप इंडियन यूनियन से अलहदगी चाहता है तो वो 10 साल बाद अलग हो सकता है। स्टूडेंट, यहाँ अगर आपको याद हो तो कायदे आज़म का मेन पॉइंट क्या है कि सेपरेशन के अलावा कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। चले आज नहीं तो 10 साल बाद, बट वो बात तो आ गई ना इधर, ये पॉइंट मेन पे, तो ये हाईलाइट कर दिया इस पॉइंट को। दिस वॉज द बेसिक डिमांड ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की बेसिक डिमांड थी। लेकिन कांग्रेस तो यही समझ रही थी, और मुस्लिम लीग भी, कि अगेन एक ऐसा प्लान आया है जिसने मुसलमानों के पाकिस्तान को बिल्कुल दफन कर दिया है। आगे आगे हम इसे और डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे सामने आया पॉइंट नंबर 4 कि अगर कोई ग्रुप चाहे, और क्योंकि ये तो बहुत साफ था, आपने पीछे देखा, ग्रुप बी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, ग्रुप सी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, एक मौजूदा जो है वो पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो मौजूद थे
वो ग्रुप बी सी का हिस्सा थे और ये बात क्लियर थी कि अगर चेंज कोई कर सकता है तो वो आराम से एक ग्रुप में आके अपने आप को सेपरेशन की तरफ लेके जा सकते थे और जो इलामा इकबाल का ख्वाब था उसे शर्मिंदा ताबीर कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वीटो पावर का। स्टूडेंट, ये जो वीटो पावर है, पहले तो आप समझें ये वीटो पावर होती क्या है। अ वोट दैट ब्लॉक अ डिसीजन, कोई भी ऐसा वोट जो डिसीजन को ब्लॉक कर दे, रोक दे, दैट इज कॉल्ड अ वीटो पावर। नॉर्मली ये जो वीटो पावर है ये प्रेसिडेंट के पास होती है या गवर्नर के पास सूबाई सतह पर होती है। यानी अगर एक असेंबली कोई भी कानून, कोई भी रिक्वेस्ट लेटर या कुछ भी बना के जब फाइनल में प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर मौजूद होती है कि वो इसे ब्लॉक कर दे या दोबारा से जो है उसे चेक करने के लिए भेज दे। ये तमाम चीज़ों को भी हम आने वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीटो ये डिसीजन, अब ये जो है वीटो पावर, ये दरअसल जो है अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को खुश करने के लिए पॉइंट आउट किया था। और मसला ये था कि अगर कोई कोई भी पार्टी, दोनों बड़ी मेजॉरिटी पार्टीज में से कोई भी पार्टी इस कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करती और रिजेक्ट कर देती है तो वो इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होगी। इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होगी विच मीन्स कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में आगे नहीं आ सकेगी। और एक ये भी कहा गया कि पूरा का पूरा प्लान जो है वो आपने एक्सेप्ट करना है। अगर आप पूरा का पूरा प्लान एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप आगे ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप बीच में कुछ पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं तो फिर बिल्कुल भी आप इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ क्या हुआ कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस दोनों ही उस दौरान बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब देखते हैं कि कांग्रेस का क्या रिएक्शन था, गांधी का क्या रिएक्शन था, नेहरू का रीटेक। अब देखते हैं कि कांग्रेस का क्या रिएक्शन था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था, गांधी का क्या रिएक्शन था और नेहरू ने इसके बारे में क्या कहा और इसका हुक्मी फैसला क्या हुआ। तो इस सब के लिए चलते हैं बोर्ड नंबर 1 की तरफ। हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। स्टूडेंट्स, इसमें हमने कांग्रेस का नज़रिया देखना है कि कांग्रेस ने किस तरह से रिएक्ट किया प्रपोजल के बाद, गांधी ने किस तरह से रिएक्ट किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कैसे रिएक्ट किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, जैसा कि मैं अभी पहले बात कर चुकी हूँ कि कांग्रेस बहुत खुश थी क्योंकि वाइसरॉय ने और मिशन ने, कैबिनेट मिशन के मिनिस्टर्स ने तमाम प्लान इस तरह से डिज़ाइन किया था कि वो खुश कर सकें कांग्रेसी लीडर्स को और कांग्रेस को। तो इस लिहाज से तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा खुश थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जिन्ना के पाकिस्तान को दफन करने वाला प्लान आ चुका है और उसी दौरान नेहरू ने कहा कि प्लान ने जिन्ना के पाकिस्तान को मुकम्मल दफन कर दिया है। और आब्रोस तो ये भी लिखते हैं कि अब कोई ऐसी वजह रही नहीं है कि जो है पाकिस्तान बने या अलग मुल्क का मुतालबा किया जाए, और कोई ऐसी वजह नहीं रही कि हम कैबिनेट मिशन को जो है कांग्रेसी लीडर्स कह रहे हैं कि एक्सेप्ट ना करें। तो इस तरह से जो है कांग्रेस बहुत खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि गांधी ने भी जो है वो एक बात क्लियर कर दी कि लेजिस्लेचर्स कैन चेंज डिसीजन, यानी जो मुकन्नना है, जो कानून बनाने वाले हैं, उन्होंने तो डिसीजन को चेंज करके रख दिया है। यानी अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक नया मुल्क और अलग मुल्क बन सके, यानी पार्टीशन ऑफ हिंद हो सके, हिंद की तकसीम हो सके। तो इस वजह से ये सब बहुत खुश थे। डियर स्टूडेंट्स, यही वो टाइम था जब मुस्लिम लीग बहुत परेशान थी। कायद-ए-आज़म ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों के मसाइल का हल सिर्फ तकसीम में है और मुझे अफसोस है कि ये तकसीम नहीं हो पा रही है। तो स्टूडेंट्स, इस तमाम सिनेरियो के अंदर जब मुस्लिम लीग बहुत मायूस थी तो उन्होंने तमाम का तमाम जो फैसला है वो कायद-ए-आज़म के कंधों पे डाल दिया और मुस्लिम लीग ने ये चाहा कि कायद-ए-आज़म अपनी सूझबूझ के साथ ये फाइनल करें कि अब हमें आगे क्या करना है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत बार प्लान को पढ़ा, समझा और फिर ये जो पॉइंट मैंने आपसे लास्ट में डिस्कस किया था, सेपरेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन, इस पॉइंट पे आके कायद-ए-आज़म ने सोचा कि हमें ये प्लान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आज नहीं तो 10 साल बाद अलहदगी के बारे में जो एक ख्वाहिश थी, जो ख्वाब था, वो पूरा होने जा रहा था। कायद-ए-आज़म ने जैसे ही ये अनाउंस किया कि प्लान को वो एक्सेप्ट करते हैं तो कांग्रेस के तो पैरों से ज़मीन निकल गई,
क्योंकि कांग्रेसी लीडर तो खुश हो रहे थे कि अब तकसीम हिंद का मंसूबा ख़त्म हो चुका है, हिंद को किसी भी तरह से तकसीम नहीं किया जाएगा और हिंदू मेजॉरिटी पार्टी बनकर हमेशा रूलिंग में रहेंगे। लेकिन कायदे आज़म की हामी ने उन्हें बहुत मायूस किया। जो कांग्रेसी लीडर बार बार कह रहे थे कि हम प्लान को एक्सेप्ट करते हैं, अब वो इसे नामंजूर करने पे आ गए। वायसराय के लिए भी ये पूरी सिचुएशन बहुत ही हैरान कुन थी। डियर स्टूडेंट्स, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्योंकि एक बेहतरीन लीडर थे, उन्होंने ये बात वाज़ह की कि अब क्योंकि मैंने प्लान को पूरा मुकम्मल तौर पर मंजूर कर लिया है तो इसे नाफिज किया जाए। लेकिन कांग्रेसी लीडर्स को सेपरेशन वाला पॉइंट बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से इस पूरे मंसूबे की ग्रुप की डिवीजन और कुछ पॉइंट्स जो हैं उसे निकाला गया और आधे प्लान को मंजूर करने का, अप्लाई करने के बारे में बात की जाने लगी। कायदे आज़म ने सख्त जो है नाराज़गी का इजहार किया क्योंकि डिसाइड ये हुआ था कि दो मेजॉरिटी पार्टीज़ यानी कोई भी पार्टीज़ में से कोई भी अगर प्लान पूरा मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट नहीं करती तो उसे इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि मुस्लिम लीग पूरा प्लान एक्सेप्ट कर रही थी और कांग्रेस नहीं कर रही थी, लेकिन वायसराय ने फिर भी कांग्रेस के पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आधे प्लान को नाफिज करने के बारे में अपना आगे का पूरी प्लानिंग बताई। तो इस तरह कायदे आज़म और मुस्लिम लीगी लीडर्स बहुत मायूस नज़र आए क्योंकि जो मुतालबा मेन था कि 10 साल बाद सेपरेशन हो सकती है, अब उसे दबाया जा रहा है, उस पर ज़्यादा बात नहीं की जा रही। कायदे आज़म की बहुत सी कोशिशों के बाद कि पाकिस्तान का मुतालबा जो हमने किया है वो मुल्क हमें मिल जाए, कैबिनेट प्लान में कांग्रेसी लीडर्स ने अपनी नामंजूरी से उस ख्वाब को दोबारा से धुंधला करने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, कायदे आज़म यहाँ बहुत परेशान थे, इसलिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सस्पेंडेड ऑल बिजनेसेस के लिए कहा, लाइक डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कहा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यौम रास्त इक़दाम के बारे में कहा। यौम रास्त इक़दाम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कायदे आज़म ने कहा कि आप अपने बिजनेस से सस्पेंड कर दें, हर चीज़ ख़त्म कर दें। ये बात कहने के लिए 16 अगस्त 1946 को कैलकाटा में कहते हैं कि इतना कत्लेआम हुआ कि वो बहुत ही बुरा दिन था। लेकिन फिर क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट में कायदे आज़म ने ऐड होना था, नो डाउट वो बहुत मायूस थे, नाराज़ थे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हिंदू बहुत बुरा सलूक कर चुके थे मुसलमानों के साथ, तो अब कायदे आज़म को आगे बढ़ना था इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से हिंदू अकेले सारा काम कर लें, कांग्रेस अकेले से सारा काम कर लें। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे जो है 16 अगस्त 1946 को यौम रास्त इक़दाम मनाया और इस तरह से जो है ये फाइनल डिसीजन हमारे सामने आया। तो हम देखते हैं कि 16 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान और भारत दोनों आज़ाद हो चुके थे। तो अब ये चीज़ें इसी फैसले पर किस तरह से जो है वो असर डालेंगी, उसके लिए हम चलते हैं बोर्ड नंबर 2 की तरफ और पढ़ते हैं इंटरिम गवर्नमेंट 1946। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं इंटरिम गवर्नमेंट 1946 की तरफ, यानी अबूरी हुकूमत 1946। आपने पढ़ा कैबिनेट प्रपोजल में कि एक अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी, यानी इंटरिम गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी सब कॉन्टिनेंट के लिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए एक असेंबली बनाई जाएगी जिसे सूबे बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे हैं इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए जो शर्त थी कि दोनों बड़ी मेजॉरिटी पार्टीज अगर इस प्लान को एक्सेप्ट करेंगी तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन यहाँ तो सिनेरियो कुछ और था। कायदे आज़म के मुकम्मल तौर पर मंसूबे को एक्सेप्ट करने के बावजूद कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट किया। हाफ प्लान के साथ इसे आगे बढ़ाया गया। कायदे आज़म की नाराजगी के बावजूद इस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो कायदे आज़म ने इसमें शमूलियत से इनकार कर दिया क्योंकि वो बहुत नाराज थे। वायसराय ने बहुत कोशिश की कि वो दो बड़ी पार्टीज यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को रजामंद करे। कांग्रेस रजामंद थी, इसलिए वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को जो है वो इसका प्राइम मिनिस्टर बनाया, अबूरी हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर बनाया।
अब बारी थी कायदे आज़म की कि कायदे आज़म 5 मुस्लिम लीगी मुसलमानों को इसमें शामिल करें। नेहरू ने कायदे आज़म को कहा कि 5 मुसलमानों के नाम आप नॉमिनेट कर सकते हैं। कायदे आज़म की नाराज़गी के बावजूद कायदे आज़म ने इंटरिम गवर्नमेंट के लिए कि अगर उन्होंने इसमें ना पार्टिसिपेट किया तो हिंदू तो खुद जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और वो खुद से अपने ही लोगों को आगे ले जाएंगे, कांग्रेस ऐसा करेगी। तो कायदे आज़म ने अपने 5 लोगों के नाम मुस्लिम लीगी वुज़रा को जो है इसमें शामिल किया इंटरिम गवर्नमेंट में कि जो गवर्नमेंट है उसमें मुस्लिम लीग का भी पार्ट हो। तो उसके लिए कायदे आज़म ने लियाकत अली खान का नाम जो है नॉमिनेट किया, सरदार अब्दुल रब निश्तर का किया, आई चंद्रीगढ़ का किया। आई चंद्रीगढ़ का पूरा नाम इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ था। उसके साथ राजा गजनफर अली खान का नाम लिया गया और जोगिंदर नाथ मंडल का नाम लिया गया। डियर स्टूडेंट्स, इन 5 नामों में एक हिंदू मुस्लिम लीगी थे जो कि अनटचेबल क्लास से थे हिंदुओं के। ये चीज़ कांग्रेस को बहुत बुरी लगी और इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मसला भी क्रिएट किया, लेकिन ना चाहते हुए भी कांग्रेस ने और वायसराय ने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट तो बन गए, लेकिन दस्तूर साजी में बिल्कुल जो है वो अपने आप को नहीं आगे लेके आए और उन्होंने दस्तूर बनाने के लिए इस चीज़ का बायकॉट किया और इस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट यहीं पे वाइंड अप होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट, क्योंकि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में आगे नहीं काम कर रहे और सिनेरियो कुछ इस तरह का बन गया है पूरी दुनिया में कि पावर्स चेंज हो रही हैं, ब्रिटिश बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और पावरफुल जो इस वक्त दुनिया में पावर सामने आई है वो अमेरिका है और अमेरिका प्रेशराइज करना शुरू हो जाएगा बरतानिया को कि अब वाइंड अप करो यहाँ से और वापस आओ। तो अब देखेंगे हम क्या प्लान लेके ब्रिटिशर्स हमारे सामने दोबारा आते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले एक अच्छी बात कि अपनी इखलाक को इतना बेहतर करें कि आप किसी भी जगह पे मौजूद हों या ना हों, लेकिन लोग आपकी तारीफ़ करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।